कहाँ रह गई ये चंदा? अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। पुनीत ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो 9 बज चुके थे और उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, चंदा खड़ी मुस्कुरा रही थी। बदमाश, डरा दिया ना हमका। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ऐसा कहकर उसने अपनी जेब से एक डिबिया निकाली। तभी उन दोनों को किसी के सांस लेने की भयानक आवाज सुनाई दी। कौन है? ठीक सामने बरगद के पेड़ के नीचे उनको किसी आदमी का अक्स नजर आया। कौन है? सामने आओ। ये सुनकर भी वो आदमी सामने नहीं आया और जोर जोर से सांस लेने लगा। अभी देखते हैं कौन ससुरा है। ये कहकर पुनीत उसके पास जाने लगा। जैसे ही पुनीत उसके पास पहुंचा, उसने भी 2 कदम आगे बढ़ाकर पुनीत का गला पकड़ लिया। उसको देखकर पुनीत और चंदा दोनों का दिल दहल गया। उस आदमी की गर्दन कटी हुई थी और थोड़ी सी खाल में अटकी लटक रही थी। चंदा चिल्लाई और गांव की तरफ ऐसी भागी कि उसने पलटकर नहीं देखा। गांव पहुंची तो उस टाइम पुनीत के पिता घर के बाहर थे। अरे चंदा बिटिया, इतनी डरी हुई काहे लग रही हो? वो पुनीत। चंदा ने हाफते हुए उनको पूरी कहानी सुनाई। पुनीत के पिता ने अपने साथ कुछ आदमियों को लिया और चंदा उन सभी को लेकर उसी जगह पर पहुंच गई। यही जगह थी वो जहां उसने पुनीत को पकड़ा था। उन लोगों ने इधर उधर नजरें घुमाई तो कोई आसपास नजर नहीं आया। तभी चंदा की गर्दन पर ऊपर से कुछ टपका। उसने हाथ लगाकर देखा तो वो खून था। पेड़ की डाली के ऊपर पुनीत की बिना गर्दन की लाश टंगी हुई थी और उससे खून टपक टपक कर नीचे गिर रहा था। शहर से दूर एक छोटा सा गांव सरूपुर। रात के समय सभी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। बाबूजी, हम जरा अपने दोस्त महेश से मिलकर आ रहे हैं। उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है ना? ठीक है, लेकिन जल्दी आना। जी बाबूजी। ऐसा कहकर वो खुश होता हुआ घर से निकल गया। आज तो सारे दोस्त मिलकर मस्त पार्टी करेंगे, मजा आ जाएगा। जंगल का रास्ता पकड़ लेता हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। अभी वो जंगल में आगे बढ़ ही रहा था कि पीछे से उसको आवाज आई। अकेले ही पार्टी करने जा रहे हो? हमका साथ लेकर नहीं चलना है क्या? अरे अर्पणा और दिव्या, तुम दोनों क्यों हर बार हमारे पीछे पड़ जाती हो? हमका साथ लेकर चलते हो कि बोले अभी तुम्हारे बाबूजी से? अरे नहीं नहीं मेरी माँ, चलो मेरे साथ। थोड़ी देर चलने के बाद वो तीनों एक जगह पहुंचे जहां रामू और महेश बैठे हुए थे। अबे ये क्या? तो फिर अब क्या करें? हम दोनों को भी अब पार्टी की आदत पड़ गई है। चलो थोड़ी सी शराब पी ली जाए। उसने पास ही रखी बोतल खोली और गिलासों में शराब पलटने लगा। तभी उनको किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा तो पांचों के रोंगटे खड़े हो गए। सामने से कठमुंडू चलता हुआ आ रहा था। उन्होंने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी कठमुंडू ने दिव्या को पीछे से पकड़ लिया। उसने दिव्या को इतनी जोर से कसा कि उसके मुंह से खून निकल गया। बाकी चारों अब बेहद डर गए और वहां से भाग निकले। दिव्या उसकी पकड़ में फंसी दर्द से कराह रही थी। उसने दिव्या को जमीन पर धक्का दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने दिव्या के सीने में हाथ डाला और उसके सीने से खून की धारा निकल पड़ी।
बाकी चारों इतना डर चुके थे कि उनको खबर भी नहीं थी कि वो किस दिशा में भाग रहे हैं। वो काफी देर तक भागते रहे। अब अपर्णा की हालत खराब हो चुकी थी। वो आ जाएगा, रुकने का समय नहीं है। ऐसे कब तक भागते रहेंगे? हम जा कहाँ रहे हैं, कोई बताएगा? हम रास्ता भूल चुके हैं, हमें नहीं पता कि गांव किस तरफ है। क्या कह रहे हो तुम? फिर तो हम सबका बचना नामुमकिन है। तभी पेड़ के ऊपर से एक हाथ आया और उसने महेश का गला पकड़ लिया। ये हाथ कठमुंडू का ही था। राकेश ने महेश का पैर पकड़कर उसे बचाना चाहा, लेकिन कठमुंडू ने उसको पूरी तरह से ऊपर खींच लिया और वो तीनों चिल्लाते हुए वहां से भाग निकले। वो देखो, सामने वो घर, उसके अंदर चलते हैं। वो तीनों एक घर के अंदर घुस गए और राकेश ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तीनों का शरीर इस समय बुरी तरह से कांप रहा था। दरवाजे की धम धम उनके दिल को दहला रही थी। तभी खिड़की से कठमुंडू का एक हाथ अंदर आया और उसने अपर्णा का हाथ पकड़ लिया। बचाओ! अगर ये यहाँ है तो दरवाजे पर कौन है? राकेश ने दरवाजा खोला तो सामने गांव के बिरजू काका थे। बिरजू काका जल्दी से अंदर आए। उन्होंने कठमुंडू का हाथ पकड़ा और छुड़ाने लगे। कठमुंडू उनके छूते ही चीखने लगा। वो चीखता चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। तुम ठीक तो हो अर्पणा? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया बिरजू काका। तुम लोग यहाँ करने क्या आए थे, वो भी इस समय? हमसे गलती हो गई बिरजू काका, लेकिन ये कौन है और आपको देखते ही वो भाग कैसे गया? ये कठमुंडू है। ये सुनकर वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बहुत सालों पहले हमारे गांव में एक डाकू पल्लव सिंह का बड़ा खौफ था। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका एक ही बेटा था। उसने धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। शादी के अगले ही दिन डाकू पल्लव सिंह ने हमला बोल दिया। उसने पति और पत्नी दोनों को मार डाला और सारे गहने लूट लिए। अपने बेटे और बहू को मरता देख बुढ़िया तड़प उठी। पल्लव सिंह, जिस सोने के लिए तूने मेरा परिवार उजाड़ दिया, यही सोना तेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। तू कभी नहीं मरेगा, सिर्फ भटकता रहेगा और इस सोने से हमेशा दूर भागेगा। ये सुनते ही पल्लव सिंह हंसता हुआ वहां से चला गया। कुछ दिन बाद पल्लव सिंह के ही एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। वो उसकी जगह सरदार बनना चाहता था, लेकिन पल्लव सिंह तलवार के हमले से भी नहीं मरा। उसकी गर्दन आधी ही कटी और थोड़ी सी खाल में अटक कर रह गई। उसने अपने सभी साथियों को मार गिराया। उसने अपने उंगलियों में जितनी भी सोने की अंगूठियां पहनी थी वो गर्म होने लगी और उसके हाथ जलने लगे। बुढ़िया का श्राप अब शुरू हो गया था। उसने सभी अंगूठियां उतार फेंकी और जंगल में भाग गया। तब से अब तक वो जंगल में ही रहता है। मेरे छूने से वो इसलिए भाग गया क्योंकि मेरे हाथ में ये सोने का कड़ा है। ये कहानी सुनकर वो तीनों हैरान रह गए। चलो यहाँ से निकलो, वो फिर से आ सकता है। बिरजू काका को रास्ता पता था, इसलिए वो तीनों उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जब वो जंगल की सरहद पर आ पहुंचे थे, तभी कठमुंडू वहां आ गया। उसने अपर्णा का पैर पकड़ लिया। तभी राकेश ने बिरजू काका के गले पर नजर डाली। उनके गले में एक सोने की चेन भी थी। उसने चेन को उनके गले से उतारी और कठमुंडू की टूटी हुई गर्दन में डाल दी।
उसने चेन को गले से उतारने के लिए जैसे ही छुआ तो उसके हाथ भी जलने लगे। वो वहां से भाग निकला। उसके बाद वो चारों गांव के अंदर ही जाकर रुके। जब उनको देख गांव वाले इकट्ठा हुए तो उन्होंने सबको अपने साथ बीती हुई घटना सुनाई। वो दिन था और आज का दिन है। गांव के सभी लोग हमेशा अपने साथ सोने की कोई ना कोई चीज जरूर रखते हैं और अभी भी उनको जंगल में कहीं ना कहीं कठमुंडू नजर आता ही रहता है। बहुत पुरानी बात है। राजपुर गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के किनारे ही एक बरगद का पेड़ था। गांव की सभी स्त्रियां त्योहारों पर खूब सज धज कर उस पेड़ की पूजा करती थीं। गांव में ये मान्यता थी कि बरगद बाबा सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। पूजा में पूरी, गुलगुले, हलवा और खीर चढ़ाया करती थीं। उसी पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक बांस का झुरमुट था जिसमें एक सिरकटा भूत रहता था। वो सन्नाटा होते ही बांस के झुरमुट से निकलकर आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशान करता था। उसके डर की वजह से कोई उधर अकेले नहीं जाता था। अगर गलती से भी कोई चला जाता तो वहाँ बेहोशी की अवस्था में ही पाया जाता। ये गांव की औरतें बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और इतने अच्छे अच्छे पकवान चढ़ाती हैं। मुझे कभी कोई नहीं पूछता। बरगद पर चढ़ाई जाने वाली सारी चीजें देखकर उसे बहुत गुस्सा आता था। उसकी भी इच्छा होती थी कि लोग उसकी भी पूजा करें, लेकिन उसकी हरकतों से सब लोग उस बांस के झुरमुट के पास फटकते भी नहीं थे। एक बार बंसी नाम का एक किसान शहर से एक गाय खरीद कर ला रहा था, परंतु उसे गांव पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो गई। अब क्या करूं? वो सिरकटा भूत तो मेरा रास्ता जरूर रोकेगा। आज तो बड़ी अच्छी दावत उड़ाऊंगा मैं। बंसी जैसे ही आगे बढ़ा तभी उसने देखा कि गाय आगे बढ़ नहीं रही है। वो उसको कितना भी हाँकने की कोशिश करता, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर में वो उछलने लगती। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से गाय खरीद कर लाया था। अगर इसे छोड़ कर जाता हूँ तो वो सिरकटा भूत इसे भी नहीं छोड़ेगा। तब तक उसने देखा कि गाय घूमकर उस तालाब की तरफ जाने लगी। अरे बाप रे, लगता है वो दुष्ट मेरी गाय को हाँक कर ले जा रहा है। बंसी दौड़ता हुआ अपनी गाय के पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन तभी उसे ठोकर लगी और वो मुंह के बल गिर पड़ा। तभी उसे लगा कि किसी की मजबूत बाहों ने उसे सहारा देकर उठा लिया। सिरकटे भूत, ये कैसी मुश्किल है। एक बार गिरा देते हो और फिर से उठा लेते हो। बंशी, उठकर अपनी गाय की रस्सी पकड़ो और घर जाओ। उस सिरकटे भूत से तुम्हारी गाय छुड़ाकर मैंने उसे भगा दिया है। आप कौन है? आप जो भी है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर ऐसा ही होता। सिरकटा भूत जब भी किसी को परेशान करता तब एक बूढ़े बाबा आकर उसे बचा लेते। मीना, आज बहुत अच्छी खीर बना लो, चलकर बरगद बाबा को चढ़ा देंगे। मैं भी यही सोच रही थी। हो सकता है बूढ़ा आदमी कहीं बरगद बाबा ही न हो। ऐसे तो उन्हें आज तक किसी ने गांव में नहीं देखा। खीर बनाकर वो दोनों बरगद के नीचे बैठ गए और एक दोने में खीर रखकर चढ़ा दी। हे बरगद बाबा, आपको किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपकी अद्भुत शक्तियों की वजह से ही हमारे गांव के लोग रह पा रहे हैं, वरना उस सिरकटे भूत ने तो सबका जीना हराम कर दिया था। तभी अचानक बांस के झुरमुट में थोड़ी हलचल सी हुई और ऐसा लगा कि बांस के झुरमुट में से कोई उड़ आ रहा है। चलो मीना, घर चले। गाय की वजह से उनकी अच्छी आमदनी हो रही थी। एक दिन कोई त्योहार था। गांव की सारी औरतें खूब पकवान बनाकर बरगद बाबा को चढ़ाने ले गई थीं। बंसी की बेटी मुनिया, जिसकी शादी होने वाली थी, वो भी बरगद के नीचे अपने होने वाले पति की लंबी उम्र की कामना कर रही थी। वाह, देखो सारी औरतें कैसे सज धज के पकवान चढ़ा रही हैं और वो बंशी की छोकरी तो बड़ी छम छम पायल खनका रही है। आज इसको अपना शिकार बनाता हूँ। सभी औरतें वहाँ से वापस आ गईं, लेकिन मुनिया की पायल कहीं गिर गई। उसी को ढूंढने के लिए वो वहाँ रुक गई। अब
आएगा मजा। वो उसके पास गया। तुम्हारी पायल खो गई है क्या? हाँ, तुमको कैसे पता? मैं जानता हूँ वो कहाँ है। बता दो, मैं खुद ही ले लूंगी। वो पायल मेरी ससुराल से आई है। वो उधर जो बांस का झुरमुट है ना, उसी में पड़ी है। मुनिया को तो वो पायल किसी कीमत पर चाहिए थी, तो बिना कुछ सोचे समझे बांस के झुरमुट के पास दौड़ गई। ये दुष्ट सिरकटा भूत आज इसको खत्म कर देगा। मुझे इसको बचाना ही होगा। ये लड़की उधर कहाँ जा रही है? जा, अपने घर जा। तेरी पायल बरगद के नीचे ही पड़ी है। मुनिया को अचानक होश आया कि वो तो सिरकटे भूत के नजदीक जा रही थी। इस समय कोई है भी नहीं। उसने जाकर देखा कि बरगद के नीचे ही उसकी पायल पड़ी थी। पायल उठाकर वो सरपट भागी और घर जाते ही बेहोश हो गई। ये तुमने ठीक नहीं किया बरगद वाले भूत। आया हुआ शिकार तुमने भगा दिया। क्या कर लेगा तू मेरा? हिम्मत है तो सामने आ। तभी सिरकटा भूत नीचे आया। उसने बूढ़े के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन बूढ़े ने उसके पैरों पर ऐसी लंगड़ी मारी कि वो गिर गया। इसके बाद उसके सीने पर चढ़ गए। तू अपने कर्म को सुधारने की बजाय एक से बढ़कर एक पाप किए जा रहा है। आज तेरा अंतिम समय है। बहुत दिनों से मैं तुझे बर्दाश्त कर रहा था। वो मासूम बच्ची अपनी शादी के लिए कितनी खुश थी और तू उसी को अपना शिकार बनाने चला था। तेरी वजह से इधर से कोई अकेला भटकता तक नहीं है। तू अपनी सीख अपने पास ही रख। मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। दोनों में जबरदस्त उठापटक हुई। बूढ़े बाबा तो किसी पहलवान की तरह उससे भिड़ गए थे। अंत में सिरकटा भूत परास्त होकर जमीन पर ही गिर पड़ा। बरगद बाबा ने उसका सिर, जो सिर्फ उसकी गर्दन से थोड़ा सा ही जुड़ा हुआ था, बड़ी ताकत से उखाड़ दिया। खून का फव्वारा निकलने लगा। बरगद बाबा ने उसके सिर को पत्ते इकट्ठा करके जला दिया। उसका शरीर तड़प तड़प कर शिथिल हो गया। अरे हरिहर भैया, ये देखो, यहाँ किसी का धड़ पड़ा है। लगता है इसका सिर काटकर किसी ने जला दिया है। अब तुम सब निश्चिंत होकर जब चाहो तब यहाँ आ सकते हो। सिरकटा भूत अब खत्म हो गया है। बाबा, इतने सालों से ये हम सबको परेशान कर रहा था, आज ऐसा कैसे हो गया? इसके बाप का घड़ा भर गया था, इसलिए इसका जाना ही ठीक था। तुम सारे गांव वाले मिलकर इसका शरीर बांस के झुरमुट में डालकर जला दो। गांव वालों ने वैसा ही किया। गांव सिरकटे भूत से मुक्त हो गया। मुनिया को जब होश आया तब उसने माँ से कल उसके साथ हुई सारी घटना बताई। पूरे गांव में शोर मच गया। उस दिन सभी लोग बहुत खुश थे। तब से बरगद के नीचे हर महीने मेला लगता है। अब लोग बेखौफ होकर वहां आते जाते हैं। वैसे तो